सार्वजनिक करने पर राज्यपाल पर भड़की बंगाल सरकार, कहा खत में लिखी बातें सच। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष रहे, मौजूद आगामी चुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश की जनता को शिवराज सरकार ने दी राहत, जिम शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत, 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर, सीएम झारखंड में ब्लैक फंगस का कहर, महामारी घोषित करने के दिए बड़े आदेश। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वो राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर चुप क्यों हैं और उन्होंने पीड़ित लोगों के पुनर्वास और मुआवजा के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। तो इस पत्र को सार्वजनिक किए जाने पर बंगाल सरकार ने हैरानी जताई है। आपको बता दें, गृह विभाग ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात से निराश है कि बंगाल के राज्यपाल ने अचानक अपने उस पत्र को आम कर दिया जिसे बंगाल की मुख्यमंत्री को लिखा था। तो यहाँ पत्र में लिखी बातें सच और तथ्यों पर आधारित नहीं है। गृह विभाग ने कहा कि चुनाव बाद में हुआ और हिंसा के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की कमान निर्वाचन आयोग के हाथ में थी। शपथ ग्रहण के बाद राज्य मंत्रिमंडल ने कदम उठाते हुए शांति बहाल की, कानून विरोधी तत्वों पर नियंत्रण किया। आपको बता दें, राज्यपाल ने 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली रवाना होने से कुछ ही घंटे पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से उठाए गए मुद्दों पर जल्द से जल्द बातचीत करने का आग्रह किया था। उधर यूपी की गोरखपुर पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में जिसके तहत कई वांछित अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। तो यहाँ इस कड़ी में चोरी चोरा पुलिस को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ मुखबिर की सूचना पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमों के वांछित शातिर अपराधी मिथुन पासवान को उसके 5 साथियों सहित गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, फायर खुदा खोखा, 4 पहिया 2 पहिया वाहन और देसी शराब की पेटियां बरामद की हैं। पुलिस को मिथुन पासवान की काफी समय से तलाश थी और इसके ऊपर 22 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। आपको बता दें, इसमें चोरी और लूट से संबंधित कई मुद्दे भी हैं और जिसके साथ ही धीरू पासवान के ऊपर 12 मुकदमे दर्ज हैं। पासवान गोरखपुर जनपद का सबसे संगीन अपराधी है। इसके खिलाफ लूट, डकैती, चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। ये पिछले साल 1 लाख का इनामिया था जो न्यायालय में सरेंडर हो गया था। ये पुलिस पर फायरिंग इसने की थी, इसमें इंस्पेक्टर साहब जख्मी हो गए थे। आज मुझे जानकारी हुई थी बीती रात में कि मिथुन पासवान अपने साथियों के साथ कुछ डकैती डालने की योजना बना रहा है। जरिए मुखबिर की सूचना पर मैं क्रॉसिंग ढाले पर पहुंचा तो मिथुन पासवान ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दिया, जिससे मैं बार बचा। मेरी पूरी टीम बार बची। हमने अदम साहस का परिचय देते हुए 6 लगातार हरियाणा प्रदेश में हो रहे डॉक्टरों पर हमले को लेकर नेशनल और प्रदेश आईएमए के आह्वान पर फरीदाबाद आईएमए के डॉक्टर 18 जून को सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक अपनी ओपीडी संपूर्ण रूप से बंद रखेंगे। डॉक्टरों की मांग रही है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने डॉक्टर को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं की। इस कोरोना काल के दौरान में भी हमले होते रहे, जिसके चलते अब आईएमए ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने फैसला लिया कि सभी डॉक्टर्स 18 जून को सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अपनी ओपीडी सेवाएं संपूर्ण रूप से बंद रखेंगे और उस दौरान किसी भी मरीज का इलाज नहीं किया जाएगा।
हम एक समाज के साथ बैठ के और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एक ग्रीवेंस कमेटी बना सकते हैं, जिसमें अगर किसी भी समाज के व्यक्ति को कोई भी अगर डॉक्टर के खिलाफ या किसी नर्सिंग होम के हॉस्पिटल के खिलाफ कोई शिकायत होती है तो वायलेंस का सहारा ना लेके हमें अप्रोच करें, ताकि हम उनकी जो भी ग्रीवेंस है उसका समाधान निकालें और उनका अच्छी से अच्छी मदद की जा सके, ताकि वो समझ सके इस बात को कि वायलेंस ठीक नहीं है और उसको इसका सहारा नहीं लेना चाहिए। सर, जो इस तरह के वायलेंस जैसे कदम उठाते हैं उन लोगों से क्या एक मार्मिक अपील करना चाहेंगे जो ये ना देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो सेवियर्स की संज्ञा दी जाती है? ठीक बात है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं वो तो अपनी तरफ से अच्छे अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, वो एक भयमुक्त माहौल में काम कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि वायलेंस, अगर उनको लगेगा कि हमारे खिलाफ वायलेंस होगी तो वो उधर यूपी के जनपद महराजगंज की कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा किया है। तो यहाँ खुलासा करते हुए चोरी की 17 बाइक को बरामद किया है। ये सभी बाइक महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर जनपद से चोरी की गई है। आपको ये बता दें कि पुलिस ने गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है और नाबालिग आरोपी नजरे आलम पहले भीड़ भाड़ में खड़ी गाड़ियों की रेकी करता था। बाद में आरोपी शोएब और अशरफ गाड़ियों की चोरी कर एक ऑटो सर्विस सेंटर में छिपा देते थे। तो यहाँ मौका पाकर इन गाड़ियों के चेसिस और इंजन इधर उधर करके चोरी की इन बाइकों को नेपाल में बेचा जाता था। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने इस दौरान बताया कि बाइक लिफ्टिंग गैंग का खुलासा करते हुए 3 जिलों से ये चोरी करके बाइक अच्छे दामों पर नेपाल भेज दिया करते थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक वाहन चोरों का गैंग पकड़ा गया है। इसमें 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके नाम अशरफ, शोएब और नजरे आलम हैं। इसमें एक काफ़ी कम एज का लड़का भी है, 14 साल की एज है। ये लोग पिछले 6 महीने से लगभग ये मोटरसाइकिल चोरी के काम में लगे हुए थे। इनके पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। इसमें ज़्यादातर महाराजगंज की चोरी की हैं, कुछ सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की भी चोरी की बताई गई हैं। ये लगभग 15,000 रुपये तक में एक मोटरसाइकिल को बेच देते थे, चोरी की मोटरसाइकिल को। सर, हमको बस 2 हफ्ता हुआ तो सर ये हमको लेकर आया था। सर ये लॉक खोल कर दे दिया था, हम लेकर चले गए थे। सर क्या नाम है तुम्हारा? सर अशरफ। कितनी गाड़ी अब तक चुराए हो? सर बस 3 गाड़ी। क्या बताए थे ये सब? कितना पैसा देंगे? सर 500। अच्छा, गाड़ी चुराने का 500 रुपये कहे थे? जी सर। अच्छा, तो कहाँ चुराए हो? सर बस महाराजगंज से। अच्छा जी सर। क्या कहे थे ये सब? क्या कह के तुमको अपने पास? सर हम घर पर खेल रहे थे, आया कहा चल महाराजगंज चलेगा, चल तो के आवार से हमें गाड़ी लाएगा, तू गाड़ी ला ले। कैसे हमको ला के देते थे तो हम इधर उधर ग्राहक को कितने में कहते थे उतने में हम बेच देते थे। खाली 1000 रुपये हम लेते थे, तुरंत कितने में बिकता था इनको पैसा देते, 1000 रुपये हम लेते। यूपी के अमेठी तहसील क्षेत्र अंतर्गत अंतु रोड पर FIC गोदाम में गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों को उत्पीड़न किया जाता है और ऐसे में बताया जा रहा है कि मनमाने तरीके से यहाँ लोग काम करते हैं। किसान लगातार परेशान रहते हैं, उनको तारीख पर तारीख और बढ़ा दी जाती है, लेकिन उनके गेहूं की खरीद नहीं हो पाती। ऐसी व्यवस्थाओं के चलते किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने केंद्र पर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद खुद SDM मौके पर पहुंचे और किसानों को शांत किया। समस्या सर ये है, शनिवार को हमारा 23 अप्रैल का टोकन है। 5-6 बार हम आए, कोई मिला नहीं अधिकारी। उसके बाद हमने जो है 1076 पे वहाँ पे किया, वहाँ से फिर हमको जो है मैसेज आया कि आप जाके मिलिए। तो हम यहाँ पे आए, हमने कहा सर किस दिन ले आए? कहें 12 तारीख को ले आइए आप, जो कि इन्होंने अपने हाथ से डेट भी डाला 12/6 की, ये देखिए। और हमको संबंधित अधिकारी से फ़ोन आया था, तब हम लेके आए 12 को। 12 से लेके आज तक, आज 15 हो गई, लास्ट डेट है। अब हमको कारण बताया जा रहा है। कल यहाँ खरीद हो रही थी, मार्केटिंग के लिपिक थे आशीष, शायद उस समय मनोज जो यहाँ के विपणन निरीक्षक हैं अपने आवास पर खाना वाना खाने चले गए थे। कल बारिश का मौसम भी था और बारिश भी हो रही थी। उसमें कुछ किसान आए और दूरभाष पर गाली गलौज करने लगे, जिससे कि कुछ लोगों द्वारा हाथापाई भी कर दी गई। फिर ये लोग बंद करके चले गए। आज ये लोग जिलाधिकारी से भी मिले और जिला खाद्य विपणन अधिकारी, डिप्टी RMO, पूरे इंस्पेक्टर्स यहाँ आए।
उधर पाकिस्तान से आए सिंधी समाज के लोगों को इंदौर में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। यहाँ रहने वाले हिंदू शरणार्थी कई दिनों से इसके लिए मांग कर रहे थे। आपको बता दें, संबंधित अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी है कि प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। यहाँ सिंधी कॉलोनी में 5000 पाकिस्तानी शरणार्थी रहते हैं और ऐसे में इसी को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। वैक्सीनेशन अधिकारी डॉक्टर प्रणीत जड़िया ने कहा कि इंदौर में टीकाकरण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने ही एक विदेशी नागरिक को टीका लगाया और वो किसी कार्य से इंदौर में आया था। इस दौरान ये भी बताया जा रहा है कि सेंटर्स पर पहुंचकर पासपोर्ट दिखाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। पाकिस्तानी सिंधी कम्युनिटी के लीडर्स ने वैक्सीन लगवाने के लिए ये बड़ी मांग उठाई थी। उनकी मांग को अब मान लिया गया है। गाइडलाइन की शर्तें 18 वर्ष से ऊपर है, वो इंदौर में यदि है तो उसे टीकाकृत किया जाना है, ये तय है। अब हम बात करें एक पाकिस्तानी उन लोगों की जो यहाँ पर आकर बस गए थे और एक्सटेंडेड वीज़ा पर आए थे और अभी तक यहाँ निवास कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई वैलिड आईडी ना होने के कारण जो कि पोर्टल लेता है, इनका टीकाकरण नहीं हो पा रहा था। इनका एक प्रतिनिधिमंडल माननीय कलेक्टर महोदय और सांसद महोदय जी से मिला और अनुरोध किया। उनके निर्देश पर मैंने दिशा निर्देश प्राप्त किए राज्य सरकार से, तो ये मिला है कि इन लोगों को पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर टीकाकृत किया जा सकता है। वो लोग जिनके पास अन्य कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उन लोगों को किसी एक व्यक्ति के द्वारा पहचान कराए जाने पर उनकी उस व्यक्ति की आईडी पर इनका सामूहिक रूप से एक कैंप बनाकर टीकाकृत किया जा सकता है। लगभग 4 से 5 हज़ार होने का अनुमान है। वास्तविक संख्या हमारे पास नहीं है क्योंकि इनका संगठन अभी तक हमारे पास। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी कोविड एंटीजन टेस्ट किट की अवैध कालाबाजारी के मामले में 4 संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उनके पास से 2000 सरकारी कोविड एंटीजन टेस्ट किट बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग अगर बात करें तो 23 लाख रुपए के करीब आंक की गई है। और इस मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने बताया कि सूत्रों से पता चला है कि कुछ सरकारी कर्मचारी कोविड टेस्ट की एंटीजन किट की कालाबाजारी करते हुए बिक्री करने में संलिप्त है, जिसके बाद हमने 4 लोगों को 2000 एंटीजन किट के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ लोग सरकारी एंटीजन का कालाबाजारी में लिप्त हैं, जिसकी सूचना पुलिस विभाग से साझा की गई और संयुक्त टीम स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की बनाई गई और इन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया और इनके साथ 2000 एंटीजन किट की बरामदी हुई और इनके नाम हैं विनोद तिवारी, ओमकार तिवारी, मुख्तार अली, शिवशंकर चौधरी, जिन पे मुकदमा दर्ज करके इन्हें जेल भेजा जा चुका है और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उन्हें मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, कितने किट मतलब कितने एंटीजन किट? 2000 एंटीजन किट इनके पास रंगे हाथ पकड़ी गई हैं। तो क्या बरामद कर लिए गए? 2000 एंटीजन किट इनके पास पकड़ के बरामद की गई। उधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फिजिकल रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धेश्वर कॉलोनी के चोरों ने केंद्रीय पुलिस बल के डिप्टी कमांडेंट के सोने घर को अपना निशाना बना लिया है। ऐसे में यहाँ से चोर सोने चांदी के आभूषण समेत लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लिया करते थे। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो यहाँ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है। चलिए आपको सीधे बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की अहम खबर। तो यहाँ यूपी एक्शन में गाजियाबाद पुलिस नजर आ रही है। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर पर FIR दर्ज की गई है। तो यहाँ पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर सामने आई है। यहाँ घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसी के साथ ही पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है खबर, एक्शन में गाजियाबाद पुलिस। यहाँ गाजियाबाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर पर FIR दर्ज की गई है।
तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ गाजियाबाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको ये भी बताते चलें कि वायरल वीडियो यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और ऐसे में घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसी को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार सक्रिय होकर धरपकड़ में जुटी हुई है। वहीं पुलिस का खौफ या तो खाकर है या फिर फिलहाल अपराधी राज्य छोड़कर भागने को मजबूर है या फिर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। ताजा मामले की बात करें तो यह मुजफ्फरनगर का है, जहां पुलिस के ऑपरेशन कलीन से खौफ खाकर बुढ़ाना कोतवाली में मंगलवार को एक गैंगस्टर एक्ट में वांछित कोकश और बदमाश आकिल ने इंस्पेक्टर मगनवीर सिंह के सामने पहुंचकर अपराध से तौबा करते हुए आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित गोकश आकिल को उसके मुकदमों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी। ये भी बताते चले कि बुढ़ाना सीओ विनय कुमार गौतम ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस पर कई गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं और अभी ये गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि इंस्पेक्टर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और फिलहाल साथ ही आगे से किसी भी प्रकार की गैर कानूनी काम से परहेज करने का वादा किया गया। आकिल थाने पहुंचे हो, क्या मामला? गैंगस्टर में आई केस होने, गैंगस्टर का केस लगा रखा था जी। किस अपराध में लग रहा था ये गैंगस्टर? गांव का सीमेंट लगवा था जी। अच्छा, क्या कहा है तुमने इंस्पेक्टर साहब से मिलकर? जी इन्हों कहा जी अब कैसा ऐसी गलती नहीं हो रही थी। आखिरकार क्यों खौफ में है कि मुठभेड़ कहीं ना हो जाए इस तरह से? हाँ जी। क्या खौफ है? ऐसे बस अब कैसा ऐसी गलती नहीं होने की जी। ये एक आकिल नाम का बदमाश है। इसके ऊपर पहले से ही कई संगीन धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं और गैंगस्टर एक्ट में ये वांटेड है। थाना रतनपुरी का रहने वाला है। इसके गिरफ्तारी का प्रयास लगातार चल रहा था, इसके लिए दबिशें चल रही थी। इसने आज थाना कोतवाली में आके इंस्पेक्टर गिल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया कि मैं किसी भी तरीके से कोई पुलिस से मुठभेड़ या ऐसा नहीं चाहता। अब मैं जुर्म से तौबा करता हूँ, मैं दोबारा इस तरीके का कोई कार्य नहीं करूँगा और अपनी सज़ा काटने के बाद एक अच्छा शहरी बनकर। उधर यूपी के गोरखपुर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिस वाले एक युवक को जबरन गाड़ी में बिठा रहे हैं और उसके ना बैठने पर उसके साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वीडियो राजघाट थाना क्षेत्र के रीति चौराहे का है, जहाँ छोटी सी बात पर कुछ पुलिस वाले एक युवक के साथ पूरे तरीके से मारपीट करते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित ने एडी से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। तो यहाँ पीड़ित का ये आरोप है कि पुलिस वाले उसको रास्ते में मारने पीटने के बाद थाने ले गए, जहां उसके साथ अमानवीय कृत्य भी किया गया। हालांकि इस मामले में एडीजी ने कहा कि पीड़ित ने एक प्रार्थना पत्र दिया है और जल्द ही जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मेरे पास ज्ञापन प्रार्थना पत्र दिया है। इस प्रकरण में मैं इससे मिलने से पूर्व ये वीडियो हम लोगों के संज्ञान में आया था और एसएसपी साहब को भेज दिया गया था। अब चूँकि ये प्रार्थना पत्र भी मिला है मुझे, तो इस पे मैंने उनसे जांच करा के कार्रवाई करने के लिए कहा गया और उनसे लिखित आख्या भी मांगी। उधर उत्तर प्रदेश के संभल की बात करें तो यहाँ कुछ दिन पहले हुई महिला की गला रेत कर हत्या के पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो यहाँ इस मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पति ही है। महिला के पति ने उसकी हत्या की और अपनी साली से प्रेम प्रसंग के चलते यहाँ ये हत्या अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला असमूली थाना क्षेत्र के ग्राम मुदाला फतेहपुर का है, जहां 10 जून की शाम को पुलिस को सूचना मिली कि मक्के के खेत में एक महिला की सरकटी लाश मिली है, जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और इसी को देखते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना असमौली के अंतर्गत ग्राम फतेहपुर मदाला में 3 दिन पूर्व एक महिला की शव बरामद हुआ था, जो मक्के के खेत में पड़ा हुआ था और उसकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या की गई थी। इस मामले में आज जो इस मामले का वादी था अतर सिंह, जो महिला का पति है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जुर्म को करना कबूल किया गया है। उसके जो कपड़े हैं उनको एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है, उसमें भी खून के लक्षण पाए गए हैं।
इसमें पूरी घटनाक्रम इस प्रकार का था कि इस व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि उसका अपनी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसको लेकर उसकी पत्नी बीच में रोक टोक करती रहती थी, अतः उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए मक्के के खेत में जब अकेला पाया तो उस समय उसने पहले गला घोंटकर उसकी हत्या की। उसके बाद में खुरपी से उसके गले पर प्रहार करके और गला भी रेत दिया। इस तरह से इसके बाद में उस घटना को इस तरह का रूप देने का प्रयास किया जिससे कि शक दूसरे लोगों पर जाए। पूरी पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा चुकी है तथा इस व्यक्ति को आज अतर सिंह नामक व्यक्ति को आज माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। हत्या में इसने स्वीकार किया है कि ये अकेला था, खेत पर ये और इसकी पत्नी गए हुए थे, वहीं पर इसने ये कार्य किया। उधर आयकर विभाग की हाल ही में लॉन्च की ई फाइलिंग वेबसाइट में हो रही दिक्कतों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आईटी कंपनी इन्फोसिस के साथ 22 जून को बैठक बुलाई है। आपको बता दें, सीबीडीटी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अन्य हितधारकों जैसे कि आईसीएआई, ऑडिटर्स, कंसल्टेंट्स और टैक्स पेयर्स भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और आयकर विभाग की नई वेबसाइट में आ रही कई खामियों के चलते करदाताओं को भारी असुविधा उठानी पड़ रही है। तो यहाँ बयान में ये भी कहा गया है कि हितधारकों की तरफ से लिखित में उनके सामने आ रही पोर्टल को लेकर समस्याएं मंगाई गई हैं और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि जवाब देने के लिए इन्फोसिस टीम के अधिकारी भी मौजूद रहे ताकि वो उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर आयकर दाताओं को आ रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए इनपुट लेकर उस पर काम करें। बता दें कि जोर शोर से शुरू किए गए आयकर विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल पर उपयोग करदाताओं को लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था और इसी के चलते एक बैठक अब मौजूद रहेगी। कई अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। पिछले महीने 11 दिन तक चले इजराइल हमास युद्ध का अंत एक सीज फायर के साथ हुआ था, लेकिन यह इजराइल और गाजा एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं और मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर हमला बोला है और यहां हमला बोलते हुए इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर गाजा की तरफ रॉकेट दाग दिए हैं। आपको बता दें 21 मई को हुए सीज फायर के अंत के रूप में ये घटना देखी जा सकती है। इजराइल द्वारा किया गया यह हमला सीज फायर समझौते के बाद एक बड़ी घटना है और इस हमले के बारे में इजराइल ने कहा कि उसने ये हमला तब किया जब हमास की तरफ इजराइल की तरफ आग के गोले दागे गए और इससे ठीक पहले हाल ही में इजराइल दक्षिण पंथियों के पूर्व जेरूसलम की तरफ मार्च किया गया जिसमें काफी भड़काने वाले नारे भी लगाए गए जिससे फिलिस्तीन नाराज था। आपको ये भी बताते चले कि ऐसे में 11 दिन तक चला हमास और इजराइल के बीच का युद्ध एक दशक के भीतर चौथा युद्ध था जिसका अंत 21 मई 2021 के दिन सीज फायर समझौते के रूप में हुआ था। उत्तर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर के टीकाकरण केंद्र में लगभग 900 लोगों को एक्सपायर यानी कि ऐसे टीके लगा दिए गए जिनके इस्तेमाल का समय खत्म हो चुका था। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। आपको ये बता दें कि न्यूयॉर्क शहर के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि 5 और 10 जून के बीच टाइम्स स्क्वायर में NFL एक्सपीरियंस बिल्डिंग में फाइजर टीके की खुराक लेने वाले इन 899 लोगों को जल्द से जल्द फाइजर की एक खुराक लेनी चाहिए। शहर में अनुबंध के तहत टीके लगने वाली कंपनी ATC वैक्सीनेशन सर्विसेज ने एक बयान में ये भी कहा कि हम एक्सपायर हो चुके टीके लगवाने वाले लोगों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट करते हैं। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमने ये भी बताया था कि जो टीका उन्होंने लगवाया है उन्हें कोई खतरा नहीं है। अमेरिका दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से जूझ रहा और सबसे बड़ा देश है। यहाँ लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और यहाँ सबसे बड़ा देश है तो अमेरिका। यहाँ अभी तक 3,43,43,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। वहीं ऐसे समय में यहाँ एक बड़ी घटना सामने आई जहाँ स्वास्थ्य अधिकारियों की गैर जिम्मेदारान रवैये को उजागर करती है। आपको बता दें अमेरिका में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी लापरवाही देखी गई है। तो यहाँ एक्सपायर टीका लगाया गया है लोगों को। फिलहाल यहाँ पर टीके लगाने की वजह से बड़ा खेद भी प्रकट किया गया है। यहाँ 899 लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई है। फिलहाल अमेरिका के वैक्सीन सेंटर पर ये बड़ी लापरवाही देखी गई है। जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वैक्सीन की प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं लोग, तो उसी बीच एक बड़ा मामला सामने आया।
जो बेहद ही खेद प्रकट करता है। और ऐसे में हालांकि यहाँ खेद भी प्रकट किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही की गई है, वैक्सीनेशन सेंटर पर जिस तरीके से होड़ दिखाई दे रही थी लोगों की, लगातार जिस तरीके से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भीड़ में जुट गए थे, उनमें उत्साह देखा गया था, वहीं एक लापरवाही देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से बढ़ते मामले सामने आ रहे थे और उसी से बचने के लिए लोग वैक्सीन लगवाना बेहद ही जरूरी समझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।